अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। तवक्को तो मुझे ये थी और होना भी यही चाहिए था कि इंडियन जो थिंक स्कूल है उसका जो थीसिस है कि पाकिस्तान का इंटरनल हिजान, प्रेशर, टर्बुलेंस और सिविल वॉर की कैफियत इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की रियासत खत्म हो सकती है, जिसका मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था। इसको मैं इसमें रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था, लेकिन इसको मैं अगले वीलॉग में रिस्पॉन्ड करूंगा, बिकॉज अब से चंद घंटे पहले तहरीक इंसाफ ने ये बाकायदा ऐलान कर दिया है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस टॉक में कहा कि अब जो दिन शुरू हो रहा है फ्राइडे का, उसमें तहरीक इंसाफ एक मुल्क भर तहरीक का आगाज कर रही है महंगाई के खिलाफ, इन्फ्लेशन के खिलाफ, जिसका जोर है कि रोजमर्रा की जो अशियाए जरूरत हैं उनकी कीमतें, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके अलावा बिजली के, गैस के जो नर्ख हैं, उसके खिलाफ मुल्क भर में एक एहतजाज का प्रोसेस शुरू किया जाए, जिसमें आम शहरियों से ये अपील की जा रही है कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो। और उसके अलावा उसमें ये कहा जा रहा है कि इस तहरीक को उतनी देर तक जारी रखा जाएगा जब तक कि पीडीएम की हुकूमत खत्म नहीं होती, और इमरान खान इस तहरीक के तीसरे हफ्ते में इसका हिस्सा बन सकेंगे। याद रहे कि इमरान खान अभी तक फुली तौर पे, पूरी तौर पर रिकवर नहीं हुए और जमान पाक में रिकवर कर रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि वो जमान पाक से इस्लामाबाद में बनी गाला की रिहाइश में मुंतकिल हो जाएं। यूं तहरीक इंसाफ अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट एक ऐसा मौका उन्होंने चुना है जब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी रिसेप्टिव एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है, बहुत गम गुस्सा है महंगाई के खिलाफ। कम से कम भी सैकड़ों, सेवरल 100,000, या कहा जाता है कई मिलियन, लेकिन एहतियातन मैं अगर कहूँ सेवरल 100,000 सिर्फ टेक्सटाइल वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। फैसलाबाद के अंदर, गुजरांवाला में, सियालकोट में, लाहौर में, कराची में हर दिन खबर आ रही है कि टेक्सटाइल के जो बड़े बड़े यूनिट हैं वो अपने फैक्ट्रियों को, अपनी लूम्स को बंद करते चले जा रहे हैं। इसी किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के अंदर भी है, जहां 3 या 4 बड़ी ऑटो कंपनीज जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जिसमें टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, हायोंडाई है। तो जाहिर है कि एक माहौल बना हुआ है बहुत टेंशन का, गुस्से का, डिसअपॉइंटमेंट का, जिसके दरमियान तहरीक इंसाफ ने अपनी इस तहरीक का, हिमागीर नेशनल तहरीक का आगाज किया। बट द क्वेश्चन इज दिस द रीजन? क्या तहरीक इंसाफ को अचानक महंगाई का ख्याल आया है? क्या तहरीक इंसाफ, जिसने 24 घंटे पहले ऐसी कोई बात नहीं की थी, वो दर हकीकत इस इशू के ऊपर हुकूमत को चैलेंज करना चाह रही है, या असल मामला कुछ और है? मेरा थीसिस और कंटेंशन ये है कि तहरीक इंसाफ दर हकीकत असल में रिएक्ट कर रही है टेक्नोक्रेटिक सेटअप के बैलून और प्रपोजल के खिलाफ, जो पहले ही किसी हद तक पंक्चर हो चुका है। लेकिन तहरीक इंसाफ को इस टेक्नोक्रेटिक हुकूमत, इस केयर टेकर सेटअप की जो बात है उस पर बहुत ज्यादा परेशानी है, और तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि इस बैलून को, कि इससे पहले कि ये थोड़ा सा उड़ सके, इससे पहले ही फाड़ दिया जाए, पंक्चर कर दिया जाए, इस पूरे आइडिया को डिमोलिश कर दिया जाए। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात भी पूछे गए, और फवाद चौधरी साहब ने अपनी पिछली बात को ज्यादा जोर देकर दोहराया कि ये बात जो है ये बहुत चाइल्डिश आइडिया है, ये अहमकाना बात है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। टू दैट एक्सटेंट हम फवाद चौधरी की कंटेंशन से एग्री कर सकते हैं। पिछले जो एक से पहले मैंने वीलॉग किया था उसमें मैंने बहुत तफसील से ये एक्सप्लेन किया था कि केयर टेकर सेटअप का जो आइडिया है वो गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं है, ये मसाइल का कोई हल भी नहीं है। और मैंने तारीख से ये वाजे किया था कि हर दफा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जहन में या उनके सलाहकारों के जहन में ये आइडिया हमेशा से रहा है कि अगर हम एक इंटरम सेटअप ले आए, टेक्नोक्रेटिक सेटअप ले आए, एक ऐसा सेटअप बिठा दें जिसकी पॉलिटिकल जिम्मेदारी ना हो, तो फिर हम बड़े बड़े मसाइल का हल निकाल सकते हैं। और ये अप्रोच कोई आज की नहीं है, 10 बरस की नहीं है, 20 बरस की नहीं है, ये बहुत पुरानी चली आ रही है, 1960 से ये चली आ रही है। लेकिन इसका कभी भी इसके खातर खार रिजल्ट्स नहीं निकल सके। जनरल जियाउल हक में इतनी मॉरल करेज और हिम्मत और पॉलिटिकल जरूरत नहीं थी कि वो मुख्तलिफ डैम बना सकते, उन्होंने सोचा भी नहीं इसकी तरफ, यानी कालाबाग डैम, क्योंकि सिंध के हालात इस किस्म के थे। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने कालाबाग डैम की बात की, लेकिन उसको कोई अमली जामा जो है वो नहीं पहना सके। और डैम का इशारा इसलिए कर रहा हूँ, कहने को हजारों सैकड़ों चीजों का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन डैम्स का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के तमाम माशी मसाइल जो हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो उसकी एनर्जी डेफिसिट का है, कि पाकिस्तान ने अल्टीमेटली ऑप्शन एक्सरसाइज की 90s में, महंगे तरीके से, बजाय हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को और डैम्स को छोड़ के तेल के जरिए, इंपोर्टेड
तेल के जरिए, फर्नेस ऑयल के जरिए बिजली बनाने का जो प्रोसेस शुरू किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो ब्लीडिंग वाउंड है, जो उसका सबसे बड़ा जख्म है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमी टेक ऑफ नहीं कर सकती, बिकॉज आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर को, कारखानेदार को, बिजनेस को बहुत महंगी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो रीजनल कंपैटिटर्स जो हैं उनसे बहुत महंगी है। रीजनल कंपैटिटर्स की क्या सिग्निफिकेंस है कि पाकिस्तान का जो कंपटीशन है पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स का, वो है दुनिया की आलमी मार्केट्स में कोई अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस से नहीं है। पाकिस्तान का कंपटीशन है हिंदुस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, वियतनाम के साथ, टर्की के साथ, बांग्लादेश के साथ और इसी किस्म के ममालिक के साथ, जो उसी किस्म की मसनूआत और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो पाकिस्तान बनाता है। और वहां पर एनर्जी जो है वो बतदरीज कम से कम भी 20-25% सस्ती रहती है पाकिस्तान के मुकाबले में, जिसकी वजह से उनकी मसनूआत जो हैं वो कंपेटिटिव हैं और पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जो मसनूआत जो हैं वो कंपेटिटिव नहीं रहती हैं। इस वक्त अमेरिका के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मुझे उनमें जाने का मौका मिलता है, यहाँ जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं, जो मर्चेंडाइज के स्टोर्स हैं, जो रिटेल स्टोर्स हैं, जहां पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत हैं लेकिन बहुत ही कम है, वो बड़े लोअर लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, जिसके मुकाबले में आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो हिंदुस्तान का, बांग्लादेश का, वियतनाम का नजर आता है। और उसकी वजह प्राइस भी है और फिर उनको मौका भी मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने का। लेकिन जो मुश्किल फैसले थे उनको कभी भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं कर सकी, लेकिन उनके जहन में एक फैसिनेशन और एक फैंटेसी हमेशा रही है कि हम अगर एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप जो है वो उठा के ले आएंगे तो सम और अदर हम बड़े फैंटास्टिक मिराकुलस किस्म के ऐसे ऐसे करके फैसले जो हैं कर सकेंगे। ताहम ये तो बैकग्राउंड था, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया, और अब मजीद इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है, जो मैं कुछ आपको इसकी इमेजेस भी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो मौजूदा डिबेट है ये उस वक्त शुरू हुई जब अब से 3 या 4 दिन पहले डॉक्टर शब्बर जैदी साहब ने, डॉक्टर नहीं, आई एम सॉरी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, शब्बर जैदी साहब ने, जो इससे पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं इमरान खान के जमाने में, उन्होंने कहीं किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत से मुलाकात की, जिसके बाद वो ARY न्यूज के प्रोग्राम में और उससे ज्यादा और प्रोग्राम्स में भी अपीयर हुए, जहां उन्होंने दावा किया कि मामला तय पा चुके हैं, डिस्कशंस हो चुकी हैं, प्रेजेंट सेटअप और पीडीएम को बता दिया गया है कि ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, इनको जाना होगा और इसकी जगह एक लॉन्ग टर्म इंटरम सेटअप जो 1 से 2.5 बरस तक चल सकता है, उसको लाने पे गौर फिक्र हो रहा है। बातचीत ऑलमोस्ट कंक्लूसिव फेज तक जा चुकी है। शब्बर जैदी साहब ने कुछ थोड़ा सा उस पर रोशनी भी डाली कि ऐसा क्यों है। उनकी जो बातें हैं जो आप देख सकते हैं, मैं कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, कुछ आप इसे थोड़ा सा गूगल करके देख सकते हैं कि शब्बर जैदी साहब ने थोड़ी सी जो इस पर रोशनी डाली वो ये है कि इसहाक डार साहब के साथ IMF बात करना ही नहीं चाहती, IMF विलिंग नहीं है इसहाक डार साहब को एंगेज करने में, ये कहना था शब्बर जैदी साहब ने, इस तरफ इशारा किया। कुछ और सोर्सेस भी इसी किस्म का क्लेम करते हैं। हम इसके बारे में यकीनी तौर पे नहीं कह सकते, ये भी अन मुमकिन है कि चूंकि इसहाक डार साहब ने एक गुज़िश्ता 2 या 3 माह से सख्त पोजीशन ले रखी थी IMF की 9th रिव्यू के हवाले से और फिर अपेंडिक 10th रिव्यू के हवाले से, जिसमें IMF चाहती थी कि इसहाक डार 800 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस जो है वो लगाएं, और इसहाक डार साहब उसके लिए विलिंग नहीं थे। IMF चाहती थी कि इसहाक डार साहब ऑफिशियली तौर पे डॉलर को फ्री फ्लोटिंग कर दें, जो इसहाक डार साहब उसके लिए विलिंग नहीं थी, उनकी पूरी रेपुटेशन उस पर स्टेक थी। और इसहाक डार साहब को और उनके पीछे बैठे हुए नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको साफ नजर आ रहा है कि अगर ये इकदाम जो अब IMF स्टेज पे चाहती है, ये अगर ये हुकूमत उठाएगी, जिसको ज़ाहिर है PMLN लीड कर रही है, तो इस हुकूमत के इलेक्टोरल इलेक्शन चांसेस जो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं डाइग्रेशन करके आप सबके साथ मिलकर तालियां बजाऊं और इसहाक डार साहब को मुबारकबाद दूं, बिकॉज नैब ने रिकमेंड कर दिया है कि इसहाक डार साहब के जितने भी फंड्स फ्रीज थे उनको अनफ्रीज कर दिया जाए। तो जाहिर है कि आप मुझे ज्वाइन करें, हम सबको मिलके इसहाक डार साहब को, PMLN को, इसहाक डार साहब की फैमिली को मुबारकबाद देनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है पाकिस्तान जहां एक शख्स के खिलाफ लाए हुए केसेस सारे के सारे जो हैं खत्म हो जाते हैं। ये और बात है कि इमरान खान को अपनी घड़ी की एक्सप्लेनेशन देनी है, लेकिन इसहाक डार साहब को और शरीफ खानदान को अरबों रुपए की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। ये गालिबन दूसरी या तीसरी दफा है कि शरीफ खानदान और उनके लोगों ने पाकिस्तान को फतह कर लिया है। कमाल है, मतलब गोली चलाए बगैर फतह कर लिया। बट कमिंग बैक टू द डाइग्रेशन, सो अगर अब सूरत हाल ये है इस वक्त कि पाकिस्तान को
اگلے 3 ماہ میں $8.3 بلین کے قرضے جو ہیں وہ واپس کرنے ہیں. ابھی اسی ہفتے پاکستان نے بڑی مشکل سے دھوڑم $1 بلین کا قرضہ اپنی ڈیڈ لائن سے پہلے واپس کیا, بیکاز بہت پریشانی تھی کہ کہیں ڈیفالٹ کے جو بار بار الزامات لگتے ہیں, رساق ڈار صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا, لیکن ایک اکنامک سچویشن آپ کے سامنے ہے جس میں کہ اگلے 3 ماہ کے اندر $8.3 بلین کی پیمنٹس اسحاق ڈار صاحب کو, منسٹری آف فائنانس کو کرنی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ جو قرضے کم شرح پہ لیے گئے تھے انہیں اتارنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ مہنگے قرضے جو ہیں اس حکومت کو لینے پڑ رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن کو دیکھ کے یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ پی ایم ایل این اب خود بھی اس صورتحال سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے, تادیکے کہ ان کو کوئی یہ ری ایشورنس ہوتی کہ الیکشن اب اگست یا اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے, اور انہیں وہ ایک ایڈیشنل 1 سال ملے گا جس کے آئین کے کسی کونے خدرے میں, کسی شک میں مولانا فضل الرحمان گزشتہ کئی مہینوں سے یہ دعوے کرتے رہے کہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی اس کی مدت میں 1 برس کا اضافہ ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ اپنی لائف میں ایکسٹینڈ کر سکتی ہے سائٹنگ دی فائنینشیل ایمرجنسی یا ملک کے برے حالات میں. لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت کو بتا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حکومت کو گزشتہ چند ہفتوں یا دنوں میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے اگست 2023 سے بات آگے نہیں جائے گی, اور آئین کے حساب سے الیکشن تو اسی سال کرانے ہوں گے. اس لیے یہ نیا آئیڈیا جو ہے یہ فلوٹ کیا گیا. اب یہ نیا آئیڈیا خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کا بیبی ہے, یہ جو بیلون ہے اسے اسٹیبلشمنٹ نے اڑایا ہے یا اس کو پی ڈی ایم نے کسی طرح سے اڑایا ہے, یہ سچویشن کلیئر نہیں ہے, اس کے بارے میں متضاد اوپینین پائی جاتی ہیں. لیکن اس بیلون کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی ڈالی گئی ہے کہ اکانومسٹ ہوں گے, ٹیکنوکریٹ ہوں گے, یہ ہوگا فلاں ہوگا, سارا ہوگا, چیزیں ٹھیک کر لیں گے. اور جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ واضح کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے تاریخی طور پہ, اس میں کوئی آرگومنٹ میں جان بھی نہیں ہے. اور اب تک گزشتہ 24 گھنٹے میں جب میں نے لاسٹ اپنا ویلاگ کیا تھا اس سے اب تک بڑی اسٹرانگ پبلک اوپینین جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہے اس آئیڈیا کے خلاف کہ یہ انٹرم سیٹ اپ, یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانگ ٹرم جو ہے یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ کوئی پرپز جو ہے یہ سرو نہیں کر سکے گا. تو انڈر دی سرکمسٹانسز پی ایم ایل این یہ چاہے گی کہ وہ اس سیٹ اپ سے نکل جائے تاکہ اس کے اور الیکشن کے درمیان میں 1 سال کا, 1.25 سال, 1.5 سال کا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے. یہ وہ چیز ہے جس کے خلاف تحریک انصاف جو ہے ریئیکٹ کر رہی ہے. تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ اس ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی جو روح ہے یا بدروح ہے اس کو دفن کر دیا جائے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ انفلیشن اور مہنگائی کے خلاف جو کیمپین ہے یہ ایک بار پھر ایک پولیٹیکل موبلائزیشن ہے جس کے ذریعے تحریک انصاف اپنے کلاس, اپنے ٹیتھ, اپنی پاپولیرٹی, اپنی موبلائزیشن ایبلٹی جو ہے وہ دکھانا چاہ رہی ہے, اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو انڈر پریشر لانا چاہ رہی ہے کہ اس کو کوئی ایسا موقع نہ مل سکے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آئیڈیا کو فلوٹ کرنے کے لیے. تو یہ تو اب تک کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لاسٹ ورڈ ہے کہ کوئی ایزی سلوشن پاکستان کے سامنے نہیں ہے. اگر عمران خان کی حکومت بھی آتی ہے, ایک انٹرم پاپولر گورنمنٹ بھی آتی ہے, اب پاکستان کا سلوشن ضرور مل سکتا ہے اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں ایک انتہائی مقبول حکومت آتی ہے. وہ حکومت آتی ہی اس چیز میں ہے کہ ہمیں کم از کم سال چاہیے ہوگا چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, ہمیں پاکستان کے لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بیچنے ہوں گے, ہمیں افیکٹو نیگوسیشن کرنی ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اپنے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ. یہ تمام چیزوں پہ بات کرنی ہوگی, لیکن ایک ذہنی پریپریشن کے ساتھ اگر ایسی حکومت آئے گی تو مسائل کا حل نکال سکتی ہے. When I come back in the next vlog میں ڈسکس کروں گا وہی جو تھنک اسکول, جو انڈین تھنک ٹینک اسٹڈی گروپ نے جو ایک انالیسس یہ کلیم کیا ہے اسے ہم کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا وہ مسائل ہیں جن کو ہمیں اپنی انٹرنل ڈیبیٹ کا حصہ بنانا چاہیے. تھینک یو, ویٹ فار می, تھینک یو.